गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं विस्मृति की। विस्मृति फॉरगेटिंग। स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। अंतर केवल इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है। स्मृति के साथ साथ विस्मृति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो यह व्यक्ति में असामान्य व्यवहार पैदा करती है। जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव प्राप्त करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपने चेतन में फिर लाकर उसका स्मरण करते हैं और कभी कभी स्मरण करने में सफल नहीं होते हैं। हमारी यही असफल क्रिया विस्मृति कहलाती है। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। मन के अनुसार सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहती है। ड्रीवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फॉरगेटिंग इज ए टेंडेंसी टूवर्ड ऑफ फ्रॉम मेमोरी दैट व्हिच इज अनप्लीजेंट। फ्रायड के अनुसार है और ये कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट में बात करते हैं विस्मृति के प्रकार। विस्मृति के प्रकार में बात करते हैं तो इसमें विस्मृति दो प्रकार की होती है, यथा सक्रिय विस्मृति और दूसरी निष्क्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति में सक्रिय विस्मृति में भूलने का कारण व्यक्ति होता है। वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है। फ्रायड का कथन है हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। दूसरी है निष्क्रिय विस्मृति। निष्क्रिय विस्मृति पैसिव फॉरगेटिंग। इस विस्मृति का कारण व्यक्ति नहीं है, वह प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है। आगे बात करते हैं विस्मृति के कारण। विस्मृति के कारण को दो भागों में बांटते हैं। एक सैद्धांतिक कारण जैसे बाधा, दमन और अनभ्यास के सिद्धांत। दूसरा जो भाग है सामान्य कारण, समय का प्रभाव, रुचि का अभाव, विषय की मात्रा आदि। कारणों का क्रमबद्ध विवरण हम देखते हैं आगे कि पहला है बाधा का सिद्धांत। बाधा का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक पाठ को याद करते हैं तो एक पाठ याद करते हैं उसके बाद दूसरा पाठ याद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहले पाठ के स्मृति चिन्हों में बाधा पड़ती है। फलस्वरूप वे निर्बल होते चले जाते हैं और हम पहले पाठ को भूल जाते हैं। दूसरा है दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत हम दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते हैं, अतः हम उनका दमन करते हैं। तीसरा है अनभ्यास का सिद्धांत।
थॉर्नडाइक एवं इबिंगहास ने विस्मृत का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। चौथा है समय का प्रभाव। समय का प्रभाव हैरिस के अनुसार सीखी हुई बात पर समय का प्रभाव पड़ता है। अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और कम समय पहले सीखी हुई बात कम भूलती है। जो पुरानी हो जाएगी जो सीखी हुई बात वो अधिक भूलेंगे। नेक्स्ट है पांचवा, रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। जिस कार्य को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं उतनी ही जल्दी हम उसको भूलते हैं। स्टाउट के अनुसार जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है उन्हें हम स्मरण रखते हैं। वी रिमेंबर द थिंग्स दैट वी अटेंड टू, स्टाउट के अनुसार। छठा है विषय का स्वरूप। हमें सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें बहुत समय तक स्मरण रहती हैं। इसके विपरीत हम कठिन, निरर्थक और हानिप्रद बातों को शीघ्र ही भूल जाते हैं। मार्शल के अनुसार निरर्थक विषय की तुलना में सार्थक विषय का विस्मरण बहुत धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है विषय की मात्रा। विस्मरण विषय की मात्रा के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर में और लंबे विषय को जल्दी भूलते हैं। आठवां है सीखने में कमी। हम कम सीखी हुई बात को शीघ्र और भली प्रकार सीखी हुई बात को विलंब से भूलते हैं। नेक्स्ट है सीखने की दोषपूर्ण विधि। यदि शिक्षक बालकों को सिखाने के लिए उचित विधियों का प्रयोग न करके दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग करता है तो वे उसको थोड़े ही समय में भूल जाते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं मानसिक आघात। सिर में आघात या चोट लगने से स्नायु कोष्ठ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अतः उन पर बने स्मृति चिन्ह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की हुई बातों को भूल जाता है। वह कम चोट लगने से कम और अधिक चोट लगने से अधिक भूलता है। ज़्यादा चोट लगी हुई होगी तो अधिक भूलने की क्रिया होगी। 11वां है मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मानसिक द्वंद्व के कारण मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह परेशानी विस्मृति का कारण बनती है। 12वां है मानसिक रोग, मेंटल डिजीज। कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जो स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का एक मानसिक रोग दुस्साध्य उन्माद है, जिसको आप साइकोसिस कहते हैं। 13वां है मादक वस्तुओं का प्रयोग, यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। मादक वस्तुओं का प्रयोग मानसिक शक्ति को छीन कर देता है, अतः विस्मरण एक स्वाभाविक बात हो जाती है। 14वां है स्मरण न करने की इच्छा, लैक ऑफ डिजायर टू रिमेंबर। यदि हम किसी बात को स्मरण नहीं रखना चाहते हैं तो हम उसे अवश्य भूल जाते हैं। स्टर्ट व ओकडन का कथन है, हम बहुत सी बातों को स्मरण न रखने की इच्छा के कारण भूल जाते हैं। 15वां है संवेगात्मक असंतुलन। किसी संवेग के उत्तेजित होने पर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। उस दशा में उसे पिछली बातों का स्मरण करना कठिन हो जाता है।
बालक भय के कारण भली प्रकार याद पाठ को भी भूल जाता है। भाटिया का विचार है, संवेगात्मक असंतुलन विस्मृति के सामान्य कारण है। नेक्स्ट में बात करते हैं विस्मृति के सिद्धांत। विस्मृति के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है चिन्ह ह्रास का सिद्धांत, चिन्ह ह्रास सिद्धांत। यह सिद्धांत सामान्य अनुभवों पर आधारित है। इसका आधार समय है। समय के अंतराल के साथ साथ हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। इस सिद्धांत में अनुपयोग का नियम लागू होता है। दूसरा है व्यतिकरण का सिद्धांत। गुलर, वुडवर्थ तथा मिलजेकर आदि मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अधिगम के समय उत्पन्न बाधाएं धारण को प्रभावित करती हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल का प्रभावात्मक संबंध होता है। यह व्यतिकरण अग्रोन्मुख तथा पृष्ठोन्मुख होता है। अग्रोन्मुख व्यतिकरण में भूतकाल की सामग्री वर्तमान को प्रभावित करती है। पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण में अधिगम से पूर्व ही बाधा आती है। अतः हमारे जीवन में विस्मरण प्रायः अग्रोन्मुख तथा पृष्ठोन्मुख दोनों कारणों से होता है। तीसरा है सिद्धांत पुनराह्वान की विफलता, रिट्राइवल फेल्योर। विस्मरण का कोई स्थायी रूप नहीं होता है। प्रत्यास्मरण के समय स्मृति कोश से स्मरण की गई सामग्री को खोजा जाता है और कार्य में विफलता से विस्मरण होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसे दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। जिगार्निक के अनुसार अपूर्ण कार्यों के प्रत्यास्मरण में सफलता का कारण वे अभिप्रेरणाएं होती हैं जिनकी उपलब्धि पूर्ण नहीं होती और उद्देश्य की प्राप्ति का आकर्षण बना रहता है, किंतु पूर्ण कार्यों में उपलब्धि के कारण अभिप्रेरणा संतुष्ट हो चुकी होती है। पांचवा है अनुबद्धता का सिद्धांत। जब स्मृति परिपक्व तथा संगठित नहीं होती तो प्रत्यास्मरण ठीक प्रकार नहीं होता। एक धारणा पर दूसरी धारणा हावी हो जाती है तो विस्मरण होने लगता है। नेक्स्ट में बात करते हैं विस्मृति कम करने के उपाय। विस्मृति कम करने के उपायों में पहली है पाठ की विषय वस्तु। पाठ की विषय वस्तु अर्थपूर्ण, क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है पूरे पाठ का स्मरण। पूरा पाठ याद न हो जाए तब तक उसे स्मरण करने का कार्य स्थगित नहीं करना चाहिए। तीसरा है पाठ का अधिक स्मरण। इसमें आप बालक को पाठ अधिक स्मरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जितना अधिक स्मरण किया जाएगा वह अधिक स्मृति में धारण रहता है। नेक्स्ट है बालक का स्मरण करने में ध्यान। सीखने वाला जितना ध्यान अधिक देता है उतनी ही जल्दी वह सीखता है और बाद में उतनी ही अधिक देर में वह भूलता है। नेक्स्ट है अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड के अनुसार अधिक समय तक स्मरण रखने के विचार से याद किया हुआ पाठ अधिक समय तक स्मरण रहता है। नेक्स्ट है विचार साहचर्य के नियमों का पालन। पाठ याद करते समय बालक को विचार साहचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए।
उसे नवीन तथ्यों और घटनाओं का उन तथ्यों और घटनाओं से संबंध स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण व अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग। इसमें पूर्ण और अंतर्युक्त विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि खंड और अंतरहीन विधियों की अपेक्षा इन विधियों से याद किए गए पाठ का विस्मरण कम होता है। नेक्स्ट है सस्वर वाचन। सक्रिय सस्वर वाचन के पश्चात विस्मरण की गति धीमी होती है। नेक्स्ट है स्मरण के बाद विश्राम। तो स्मरण के बाद विश्राम किया जाए। सीखने के बाद कुछ समय तक विश्राम का महत्व अनेक परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया गया है। इसीलिए विद्यालयों में मध्यावकाश लंच होते हैं। नेक्स्ट में है पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति में वुडवर्थ ने लिखा है, स्मरण के लिए मितव्ययिता के नियम धारण शक्ति के लिए भी लागू होते हैं। और 11वां है स्मरण करने के नियमों का प्रयोग। पुनः अधिगम स्मृत चिन्हों को सजीव बनाता है और विस्मरण को कम करता है। तो पुनः अधिगम ये लागू होता है पाठ की पुनरावृत्ति में। और स्मरण करने के नियमों का प्रयोग स्मरण के लिए मितव्ययिता के नियम धारण शक्ति के लिए भी लागू होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।